हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्शल के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं से मार्शल का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव। देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता है, ये पॉलिटिकल साइंस के दायरे में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र की मूल समस्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र की मूल समस्याओं में क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे, ये तीनों ही आता है और इसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में केवल मूल्य तंत्र ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन संभावना वक्र सामान्यतः होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल बिंदु की ओर अवतल। उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नॉर्मली कॉनकेव शेप का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जहां प्रौद्योगिकी की उन्नति हो या संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो या दोनों वस्तुओं के संबंध में बेहतर दक्षता के साथ उत्पादन पद्धति की शुरुआत हो, वहां पीपीसी दाईं की ओर या बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन मांग का निर्धारण कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार का प्रकार। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु के मूल्य, अन्य वस्तुओं के मूल्य जिससे मांग प्रभावित हो सकती है और उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करती है। सरकार के प्रकार से मांग के निर्धारण का कोई संबंध नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र का ढलान दाईं और नीचे की ओर किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीमांत उपयोगिता छीड़ता के नियम के कारण। मांग वक्र का ढलान दाईं ओर नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता के छीड़ता के नियम के कारण होता है और सीमांत उपयोगिता के छीड़ता का नियम यह कहता है कि उपभोग बढ़ने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ उपभोग से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक्स की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन वाई की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांग की क्रॉस लोच। किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसकी नाप ही मांग की आड़ी लोच कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो उस कंडीशन में टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता घटने लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, उदासीनता वक्रों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वे एक दूसरे को काट सकते हैं। ये उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व के बारे में सत्य नहीं है क्योंकि कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 12, समकोण उदासीनता वक्र के मामले में वस्तुएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे के पूर्ण पूरक। समकोण उदासीनता वक्र के मामले में वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण पूरक होती हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का आपूर्ति वक्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दाहिनी ओर ऊपर की ओर ढलान। आपूर्ति वक्र कीमत और आपूर्ति की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, आपूर्तिकर्ता बिक्री के लिए अधिक इकाइयों की पेशकश करते हैं, क्योंकि प्रत्येक इकाई को उच्च बिक्री मूल्य पर बेचा जा सकता है और इसलिए आपूर्ति वक्र दाहिनी ओर ऊपर की ओर ढलान वाली होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, समान उत्पाद वक्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल बिंदु की ओर उत्तल। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निर्माता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां सम लागत रेखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोक्वांट को स्पर्श करता है। निर्माता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां सम लागत रेखा आइसोक्वांट यानी सम उत्पाद वक्र को स्पर्श करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, लघु अवधि उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। जब अन्य साधनों को स्थिर रहने पर एक साधन में परिवर्तन किया जाता है तो इसे ही अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं और इस स्थिति को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, परिवर्तनीय अनुपात के नियम के तहत होने पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। परिवर्तनीय अनुपात के नियम के होने पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद 0 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, दीर्घकालीन औसत कुल लागत वक्र तस्तरी के आकार का होने का कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और विसंगतियां। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पूर्ण प्रतिस्पर्धी उद्योग में कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मांग और आपूर्ति बल। पूर्ण प्रतिस्पर्धी उद्योग में कीमत मांग और आपूर्ति बल के द्वारा निर्धारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक एकाधिकारवादी दीर्घावधि में किस प्रकार का लाभ कमा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अति सामान्य लाभ। एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत फर्मों के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता के कारण कोई फर्म लंबे समय तक असामान्य लाभ नहीं कमा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उत्पादन विभेदन एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता है, ये भी सही है। डुओपोली मॉडल में 2 विक्रेता होते हैं, ये कथन भी सही है। और एक एकाधिकारवादी के पास आपूर्ति वक्र नहीं होता है, ये कथन भी सही है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, कुर्नो के डुओपोलिस्ट मॉडल के तहत डुओपोलिस्ट द्वारा क्या परिवर्तन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन। कुर्नो के डुओपोलिस्ट मॉडल के तहत डुओपोलिस्ट के द्वारा उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है और कुर्नो प्रतियोगिता एक आर्थिक मॉडल है जिसका उपयोग एक उद्योग संरचना का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंपनियां उत्पादन की मात्रा पर प्रतिस्पर्धा करती हैं जो एक दूसरे से और एक ही समय में स्वतंत्र रूप से तय करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, किंग मांग वक्र की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम स्वीजी के द्वारा। किंग मांग वक्र की परिकल्पना पीएम स्वीजी द्वारा प्रस्तुत की गई थी और स्वीजी किंग मांग वक्र कीमत स्थिरता से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिनमें कीमत समय की एक अवधि में एक ही स्तर पर बनी रहती है, भले ही मांग एवं पूर्ति की दशा में परिवर्तन किया गया हो। फिर क्वेश्चन नंबर 24, किंग मांग वक्र के अनुरूप सीमांत राजस्व वक्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टूटने वाला। किंग मांग वक्र के अनुरूप सीमांत राजस्व वक्र टूटने वाला होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, उत्पादन के कारकों की मांग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्युत्पन्न मांग। उत्पादन के कारकों की मांग व्युत्पन्न मांग है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी सत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, लगान किसके अधिशेष के रूप में उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
उत्पादन लागत के। लगान का आधुनिक सिद्धांत रिकार्डो के लगान सिद्धांत का एक सुधार है और रिकार्डो के अनुसार भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है जिसमें सीमितता का गुण होता है, जिसके कारण भूमि पर लगान प्राप्त होता है। अतः लगान उत्पादन लागत अधिशेष के रूप में प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, वेतन निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत में मजदूरी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम की मांग और आपूर्ति। वेतन निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत में मजदूरी श्रम की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, वेतन निर्धारण में सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति में सौदेबाजी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाधिकारी और क्रेता एकाधिकार के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 30, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जे शुम्पीटर के द्वारा। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत 1911 में प्रतिपादित किया गया था और यह सिद्धांत आर्थिक विकास के लिए नवप्रवर्तन तथा साहसी की भूमिका पर बल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी वास्तविक प्रवाह और पूंजी प्रवाह, ये दोनों ही प्रवाह आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुलिसिंग में प्रयुक्त वाहन। मध्यवर्ती वस्तुएं वे उत्पादित वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में करता है या फिर उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है। जैसे सोफ़ा सेट बनाने के लिए एक बढ़ई, लकड़ी, फोम, कपड़ा, स्प्रिंग आदि का प्रयोग करता है, तो ये सभी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुओं की श्रेणी में आएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मंदी की अवधि के दौरान कुल मांग में कमी का कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनैच्छिक बेरोजगारी। मंदी की अवधि के दौरान कुल मांग में कमी का कारण अनैच्छिक बेरोजगारी होता है और अनैच्छिक बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करने के लिए इच्छुक और सक्षम है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, आय निर्धारण के किन्शियन सिद्धांत में निवेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहिर्जात होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पूंजी अनुसूची की सीमांत दक्षता में एक आवक परिवर्तन से होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समग्र मांग में कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, जब मुद्रा की आपूर्ति समान रहती है और धन की मांग में वृद्धि होती है तो होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्याज दर में वृद्धि। जब मुद्रा आपूर्ति स्थिर होती है और धन की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज दर में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह ग्राहकों को आकर्षित करने और बैंकों द्वारा उनके बीच जमा शुरू करने के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन फिएट मनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार द्वारा जारी मुद्रा जो किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्पित नहीं है, ऐसी मनी को फिएट मनी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, उपरोक्त चित्र में रेखा डी मुद्रा की मांग के कैम्ब्रिज समीकरण के विनिर्देश का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। पी मूल्य स्तर है, एम नामिक मुद्रा स्टॉक की मांग है, वाई वास्तविक जीडीपी है और के खर्च का अनुपात है जिसे लोग नामिक मुद्रा शेष रखते हैं। रेखा डी का ढलान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/KY। फिर क्वेश्चन नंबर 39, द्विभाजन सिद्धांत के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाम मात्र चर लंबे समय में वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करने के लिए आरबीआई कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरकारी बॉन्ड बेचना। भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करने के लिए आरबीआई सरकारी बॉन्ड को बेच सकती है और यह सरकार या केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यदि ब्याज दरें गिरती हैं तो इसकी संभावना होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल मांग में वृद्धि हो। यदि ब्याज की दरें गिरती है तो इसकी यह संभावना होगी कि कुल मांग में वृद्धि हो।
अर्थात मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, मुद्रा के किंशियन सिद्धांत में ब्याज दरें और बॉन्ड की कीमतें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नकारात्मक रूप से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किसे बैंक दर पर ऋण देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्यिक बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को बैंक दर पर ऋण देता है और बैंक दर वह दर है जो एक केंद्रीय बैंक द्वारा किसी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देते समय लिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, वह ब्याज दर जो बैंकों को अपनी अल्पकालिक अतिरिक्त तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करने के लिए मिलती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो रेट। वह ब्याज दर जो बैंक को अपनी अल्पकालिक अतिरिक्त तरलता को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करने के लिए मिलती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं और यह केंद्रीय बैंक को जरूरत के समय तरलता का एक तैयार स्रोत रखने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक को लक्षित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI संयुक्त को। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त को लक्षित करती है और CPI संयुक्त को मुद्रास्फीति की माप के रूप में RBI द्वारा अपनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन है। पहला सीमांत स्थायी सुविधा, दूसरा बैंक दर, तीसरा रेपो रेट और चौथा ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिए गए नंबर का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के साधनों में ये चारों ही शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, यदि कोई अतिरिक्त आरक्षित निधि न हो तो बैंक क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो किसी अन्य बैंक से या सीधे सेंट्रल बैंक से उधार ले सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का द्वितीयक कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेक की निकासी। चेक की निकासी वाणिज्यिक बैंक का द्वितीयक कार्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, लॉफर वक्र किस संबंध का सुझाव देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर राजस्व और कर दरें उल्टा यू आकार में। फिर क्वेश्चन नंबर 50, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, YV रेड्डी को। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 2 में पूछे गए इकोनॉमिक्स की इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।